समस्त भारतवासियों के लिए, उनके परिवार के लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को विदित होगा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हम क्यों मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है? गणतंत्र दिवस हमारे देश में क्यों मनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यूट्यूब पर हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर हैं तो वीडियो को फॉलो कर लें। गणतंत्र दिवस, गण का मतलब है एक समूह, तंत्र चलाने वाला, यानी एक समूह को चलाने वाला यंत्र, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में हम भारत में मनाते हैं। इस गण को चलाने के लिए किन किन नियमों का पालन किया जाता है और किन नियमों के आधार पर हमारा समूह, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे स्कूलों की शिक्षा, सभी मानव जाति किस प्रकार से अपने समूह को आगे ले जा सकती है, उसको हम गणतंत्र कहते हैं, गण कहते हैं। गण को चलाने के लिए एक विद्या की जरूरत होती है, नियमों की जरूरत होती है, तभी एक समूह संगठित होके सही ढंग से अपना कार्य कर पाता है। जिस प्रकार से किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक प्लांट हेड को चुना जाता है, उसमें नियम को लागू किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अपने देश को चलाने के लिए एक तंत्र का निर्माण किया जाता है। वह तंत्र जिसके अंदर सभी तरह के नियम कॉन्टेक्स्ट होते हैं, सभी तरह की याचनाएं, सभी तरह के रूल रेगुलेशन उस यंत्र के अंदर संवाहित किए जाते हैं। उन्हीं रूल रेगुलेशन के अनुसार सभी समाज को, पूरे देश को, पूरे वातावरण को लेकर प्रथम पाठशाला से स्टूडेंट की लाइफ तक उन नियमों का पालन करना उस यंत्र के अंतर्गत आता है। हमारा देश उस यंत्र के हिसाब से कार्य करे, हमारा समाज उस यंत्र के हिसाब से कार्य करे। उस यंत्र में जो भी नियम वर्णित किए गए हैं, उस यंत्र को चलाने के लिए जिन नियमों का समावेश उसके अंदर किया गया है, उन नियमों को हमें अपने ऊपर लागू करना चाहिए, अपने देश पर लागू करना चाहिए। वही यंत्र हमारे समूह के अंदर उन नियमों को लागू करके, जिस यंत्र के नियम हैं उन नियमों को हम पढ़कर अपने देश को, अपने गण को चलाते हैं। वही एक गणतंत्र समूह का एक यंत्र है। उस यंत्र को हम संविधान के नाम से पुकारते हैं। इस संविधान को लिखने वाले का नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये संविधान लिखने के लिए बहुत ही कंटेस्ट, बहुत ही दिमागदार आदमी का गठन किया गया था। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज तरह तरह के तानाशाह हमारे देश में शासन करते रहे और हमारे देश से संपत्तियों को लूट कर ले गए। लास्ट में अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा उत्पातों को फैलाया, हमारे देश की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा डाउन किया, जिससे हमारे देश की जनता परेशानियों के रास्ते पर आ गई। तरह तरह के लोगों के साथ अंग्रेजों ने तरह तरह की यात्राओं का समावेश किया, उन्हें हर तरह से परेशान किया, हर तरह से उनको परेशानियों के दलदल में अंग्रेज डालते गए। तो हमें इन सब की समस्याओं से अलग होने के लिए एक समूह का निर्माण करना पड़ गया। वह समूह जिसको चलाने के लिए हमें एक यंत्र की जरूरत होती है। आप किसी भी मकान को बनाते हैं
या अपने शरीर को ही चलाते हैं। आपका शरीर एक समूह का एक पुतला है, एक आपका गढ़ है। उस गढ़ के अंदर, उस समूह के अंदर, उस बने हुए मिट्टी के पुतले के अंदर एक दिमाग दिया जाता है। वह दिमाग आपका सभी अंगों को तंत्रिका के रूप में आकर्षित करके उनको प्रोग्रेसिंग करता है। तभी आपका शरीर, आपका दिमाग इधर उधर को जाता है। ठीक उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को डेवलपमेंट करने के लिए, प्रथम पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट की लाइफ को सुधारने के लिए कैसे नियमों का पालन किया जाता है, किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, कौन सा अनुच्छेद कहाँ प्रभावित करना है, कौन से नियम से अपने देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सब अनुच्छेद हम तंत्र के अंदर ही देख सकते हैं। वह तंत्र हमारे भारत के नियमों के अनुसार लिखित किया गया है। उस तंत्र के अंदर तरह तरह के नियम लागू होते हैं। उस तंत्र के हिसाब से अपने देश को डेवलपमेंट किया जाता है। वही तंत्र पूरे भारत, पूरे समूह, पूरे समाज में, पूरी प्रथम पाठशाला में लागू होता है, तभी हमारा देश डेवलपमेंट कर पाता है। तो इस यंत्र को हमें सही ढंग से उसका प्रयोग करना चाहिए। उस यंत्र को चलाते समय उसमें जो उसके नियम लागू किए गए हैं, वो नियमों को हमें सही से पालन करना चाहिए। तभी हमारा देश, तभी हमारा समाज, तभी हमारी प्रथम पाठशाला, तभी हमारी यूनिवर्सिटियाँ, तभी हमारे थाने, कोर्ट कचहरी सभी अपने सही न्याय दे पाएंगे। तो हमें गणतंत्र के नियम को सही ढंग से अपनाना चाहिए। इस हमारा देश जब अंग्रेजों की जंजीरों से दूर हटने लगा, जब अंग्रेज यहाँ से भागने लगे, 1880 में ब्रिटिश कांग्रेस का शासन था। यानी ब्रिटिश कांग्रेस जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी थी, वह अंग्रेज शासन करते रहे, तरह तरह की समस्याओं को हमारे देश से लूटते रहे, तरह तरह से लूटा, हमारे देश को कंगाल करके वह धनी होकर यहाँ से भागना शुरू हो गए। तब जाके हमारे देश की पॉपुलेशन, हमारे देश की जनता, हमारे देश के समूह एकजुट होकर, यूनिटेशन होकर अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने बलिदान देने लगे। बहुत से लोगों ने फांसी के फंदे पर जूझकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी आहुति दे दी। बहुत सी माताओं और बहनों ने अपने बेटों को इस धरती पर, इस भारत में सैक्रिफाइस कर दिया। बहुत सी बहनों ने अपने भाइयों को इस देश में बलिदान कर दिया। बहुत सी पत्नियों ने अपने पति को इस देश में सैक्रिफाइस करके मिट्टी में मिला दिया। तब जाके हमारा देश आज स्वतंत्र हुआ है। उस 1947 की स्वतंत्रता के बाद हमारा देश को चलाने के लिए कोई नियम नहीं थे। तब हमारे देश के समूह की, हमारे देश की जनता ने सोचा कि अपने देश को कैसे चलाया जाए, अपने देश के नियमों को कैसे हम उनको लागू करें, हमें अपने नियम, कौन से नियम अपने देश को चलाने के लिए अग्रसित आगे लाना चाहिए। ये सब प्रक्रियाएं हमारे देश की जनता के अंदर आ रही थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो एक स्वच्छ और अच्छा नेता मानते थे, उसको अपने देश की जनता ने प्रधानमंत्री पद के लिए
चयनित कर दिया। प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल पंडित नेहरू को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हमारा देश बहुत गरीब हो गया है, हमारे देश में काफ़ी धन की शॉर्टेज हो गई है, काफ़ी अनाज की शॉर्टेज हो रही है। हमारे देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश की जनता का रोजगार आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश की जनता का पालन पोषण करने के लिए हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तब उन्होंने एक मीटिंग को बैठाया। जनता ने पीटी नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने देश का प्रधानमंत्री 1947 में स्वतंत्रता के बाद घोषित कर दिया। तब उन्होंने अपनी मीटिंग में सभी सदस्यों को बुलाया और कहा कि हमें अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से नियमों को इस देश पर लागू करना चाहिए, जिससे हमारा देश पूर्णतः डेवलपमेंट तेजी के साथ हो जाए। तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभा में बैठे हुए काफ़ी सदस्यों से पूछा गया कि ऐसा कौन सा सदस्य है जो हमारे देश को डेवलपमेंट करने के नियमों को सही ढंग से लिख सके और उन नियमों को अपने देश पर हम लागू कर सकें। तो ये प्रक्रिया सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई थी। परंतु वहाँ पर सभा में बैठे हुए काफ़ी सदस्य थे, उन्होंने पीटी नेहरू से कहा कि माननीय, अपने देश को चलाने के लिए अगर आप राजेंद्र प्रसाद को नियम लिखने के लिए कहते हैं तो काफ़ी जनता इनके नियमों से सहमत नहीं होगी। जातिवाद को लेकर लोग काफ़ी भ्रमित हो जाएंगे, जातिवाद को लेकर लोग आगे आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर पीटी नेहरू ने सोचा कि हमें कौन से सदस्य को सामने लाना चाहिए जो बहुत ही दिमाग से डेवलपमेंट हो, पढ़ा लिखा हो, जो इन नियमों को सही ढंग से लिखकर हमारे लिए संवादित करे और हम उन नियमों को अपने देश में लागू कर सकें। तो वहाँ पर बैठे हुए सभी सदस्यों ने कहा कि आप सभी जातियों को छोड़ दीजिए, आप एक ऐसी जाति के मानव को चुनिए जो एससी में आता हो, नीची जातियों को ऊपर उठाने के बारे में सोचिए। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लोगों ने कहा कि हाई कास्ट सामान्य जातियों को छोड़कर नीची जातियों को आप आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे देश में कई सालों से हाई कास्ट के लोग इस देश पर शासन करते हुए आ रहे हैं। इस देश पर ब्राह्मण समाज देश पे शासन करता आ रहा है। आपको किसी नीची जाति के लड़के से संविधान लिखने के लिए, यानी भारत के तंत्र को बनाने के लिए किसी ऐसे नीची जाति के मानव को चुनिए जो काफ़ी पढ़ा लिखा हो, माइंडेड हो, जो इन नियमों को इस यंत्र के अंदर सही ढंग से रख सके। तो वहाँ पर लोगों ने विचार किया कि काफ़ी लोगों ने बताया कि हमारे आसपास ये इंसान माइंडेड है। फिर वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं कहा कि हम केवल भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, माइंडेड हैं, जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर रखी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए हैं। हमें उनको इस यंत्र के नियमों को लिखने के लिए कहना चाहिए।
तभी पीटी नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस सभा में बुलाया और कहा कि आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कौन से यंत्र का निर्माण हमको करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमारा देश अभी हाल में स्वतंत्र हुआ है, हमें अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए नियमों को लागू करना है। हमारे देश का जो समूह है, हमारे देश की जो जनता है, उसको कौन कौन से नियमों से हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, इन सब नियमों को रचित करने के लिए हमें एक शख्स की ज़रूरत है। आप ऐसा कर सकते हैं। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा, मान्यवर, हम ऐसे नियमों को लिख सकते हैं, ऐसे नियमों को पारित कर सकते हैं जो हमारे देश, हमारे समाज, हमारी प्रथम पाठशाला और हमारे देश को डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही अपने देश का यंत्र बनाने के लिए, माननीय यंत्र में लिखे हुए नियमों को वर्णित करने के लिए, जो नियम लागू हो रहे हैं उनको लिखित करने के लिए ये कार्य भीमराव अंबेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में सौंप दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस सहमति के बाद भीमराव अंबेडकर ने सोच लिया कि अब हमको अपने देश को, अपने देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। उन्होंने बहुत दूर दूर तक जाकर कई कंट्रियों का भ्रमण किया, बहुत सी जगह जाकर उन्होंने जाकर वहाँ की किताबों को पलटा, वहाँ के नियमों को देखा। अमेरिका गए, इटली गए, यानी फ्रांस गए, अदर बहुत से देश में जाकर उन्होंने वहाँ के तंत्र को देखा और उनके नियमों को पढ़ा और उन नियमों को अपने साथ लिखकर लाते रहे। ये कार्य करते करते उनको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। यानी हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो गया था। भीमराव अंबेडकर को ये नियम छांटते लिखते 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। तब जाके हमारा देश पूर्णतः फ्रीडम हुआ। यानी फ्रीडम होने का मतलब है वो नियम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी सी डायरी में लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने सौंप दिए। उन नियमों का सही ढंग से निरीक्षण किया गया तो वो नियम हमारे देश के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए। उन नियमों के अनुसार हमारा देश बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट होने लगा। उनके बनाए हुए नियमों को पढ़कर, बनाए हुए यंत्र को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भीमराव अंबेडकर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उनको भारत का सबसे बड़ा संविधान रचयिता घोषित कर दिया। भारत का सबसे बड़ा विभोज का, एक गणतंत्र का सबसे बड़ा लिखित संविधान का रचयिता उनको घोषित कर दिया गया। आज भी हम भीमराव अंबेडकर को संविधान का रचयिता मानते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जो आज तक भीमराव के अंबेडकर के संविधान की तरह संविधान को लिख पाता। लोग आज के पीढ़ी में संविधान में इंटरफियर कर रहे हैं, संविधान को साइड में रखकर अपनी मनमर्जी से देश की सरकार को चलाना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। जातिवाद को लेकर गवर्नमेंट
बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही है, शिक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, अपने देश को डेवलपमेंट करने की तरफ गवर्नमेंट अग्रसित नहीं हो पा रही है, संविधान में वर्णित नियमों को साइड करने में लगे हुए हैं। तो हमें संविधान के नियमों के अनुसार ही काम करना चाहिए। जब भीमराव अंबेडकर ने ये नियम लागू करके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए देश में समाहित कर दिए, तब जाके हमारा देश 1950 में पूरी तरह से फ्रीडम हो गया। यानी जब ये नियम लागू हो गए तब हमारे देश की जनता को आगे बढ़ने का सही ढंग से मौका मिलने लगा। यानी हमारे देश की पॉपुलेशन, हमारे देश की जनता, हमारे देश का समाज, हमारे देश का गणतंत्र बहुत तेजी के साथ, पूरी आज़ादी के साथ अपना कार्य करने लगा। उसी समय से हम अपने देश को फ्रीडम डेज नाम से भी पुकारते हैं। यानी आज़ादी का दिन का महोत्सव हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। आप हिंदी में इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मना सकते हैं। फ्रीडम डे यानी स्वतंत्रता का दिन, फ्रीडम डे मतलब आज़ादी का दिन भी हम मना सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे यानी हम पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस से अलग हटकर फ्रीडम डेज में आ गए हैं। यानी 1950 में फुल फ्रीडम हो गई, हम अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो नियमों को अपने ऊपर लागू करके, उन नियमों को पढ़कर हम अपना कार्य कर सकते हैं। हमें गणतंत्र के जो यंत्र है उसमें जो नियम वर्णित किए गए हैं उन नियमों के हटकर हम किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। उस गणतंत्र के यंत्र में जो नियम भीमराव अंबेडकर ने समाहित किए हैं वह नियम बहुत ही अच्छे हैं, जो हमारे देश को डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे देश की शिक्षा को डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे देश के समाज को डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे देश के प्रथम पाठशाला को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि संविधान में वर्णित नियमों का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। संविधान में लिखे हुए नियमों के अनुसार ही अपने पगों को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपनी प्रथम पाठशाला को आगे बढ़ाएं। तभी आप अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रथम पाठशाला का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने गणतंत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपने यंत्र को आगे काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं। उस यंत्र में आप अगर इंटरफियर करेंगे तो भाई ये यंत्र एक दिन टूट कर बिखर जाएगा। इसीलिए हमें अपने देश के डेवलपमेंट करने वाले यंत्र को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। वह यंत्र है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एक ऐसा यंत्र है, अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ करता है तो वह देश एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमें अपने देश के यंत्र को हमेशा सही करने के बारे में सोचना चाहिए और उस यंत्र से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के, उस यंत्र के जो नियम हैं उनको सही ढंग से हमें फॉलो करना चाहिए। तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा देश उसी समय से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने जाने लगा, जब संविधान को पूर्णतः नियमों के अनुसार भारत को संगठित कर दिया गया। संविधान में जो वर्णित नियम हैं, संविधान में जो वर्णित अनुच्छेद हैं, उन सभी को अपने देश पर लागू 1950 में कर दिया गया था। उसी समय से हमारे देश की जनता पूरी तरह से फ्रीडम हो गई, हमारे देश की पॉपुलेशन पूरी तरह से आज़ाद हो गई और हम निडर होकर अपने कार्य में आगे बढ़ने लगे। तो हम उसी समय से इस उत्सव को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। यानी गण को हम
आगे ले जाने के लिए एक यंत्र का निर्माण करके अपने समूह को सही दिशा में ले जाने लगे। तो उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कहीं 26 जनवरी का नाम देकर लोग कहते हैं कि 26 जनवरी अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, आज़ादी का दिवस अमर रहे, यानी फ्रीडम डेज अमर रहे। इन कई नामों से अपने इस दिवस को इस भारत में मनाया जाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि संविधान को लिखने में भीमराव अम्बेडकर को 2 वर्ष 11 में 18 दिन लग गए। कई देशों का भ्रमण करते करते उन्होंने भूख प्यास त्याग कर, टाइम से खाना ना खाकर इस संविधान जैसे यंत्र का निर्माण अपने देश में किया। तब जाके हमारा देश पूर्णतः फ्रीडम करके आगे डेवलपमेंट होने के लिए अग्रसित हो गया। तो आज की गवर्नमेंट देख रहे हैं कि संविधान के नियमों को इंटरफियर करके अपने हिसाब से कार्य करने में लग जाते हैं। आज के नेता मंत्री संविधान को नहीं जानते, वो तरह तरह की हिंदू जाति, हिंदू राष्ट्र घोषित करने, तरह तरह की धरना प्रदर्शन की तरफ भाग रहे हैं। इससे देश को क्या मिलने वाला है? हमारे देश की जनता को संविधान में लिखे नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी नेता मंत्री के कहने पर काम नहीं करना चाहिए। हमारे देश की जनता को संविधान को मानना चाहिए। हमारा देश संविधान राष्ट्र है। हमारा देश कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारा देश संविधान राष्ट्र है। हमारा देश संविधान के हिसाब से कार्य करेगा तभी हमारा देश डेवलपमेंट कर पाएगा। हमारे देश में कोई जाति नहीं है। हमारे देश में केवल 2 ही जाति हैं, वह है स्त्री पुरुष। अगर आपको कहना है, अगर आप समाज को मानते हैं, यानी आप कौन सा समाज मानते हैं? आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं होने वाला है। हमारे देश के अंदर सभी जातियां हैं। ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई। अगर आप मानते हैं तो मानव समाज को मानिए, मानव जाति को मानिए, मानव धर्म को मानिए। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मानव धर्म में कोई जाति नहीं होती है, ना कोई पंडित है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई ब्राह्मण है। मानव एक ईश्वर का बनाया हुआ प्रतिबिंब है। उसके अंदर ईश्वर ने कोई जाति का नाम नहीं दिया है। वह मानव है, वह ईश्वर शक्ति का बनाया हुआ एक पुतला है जिसके अंदर आत्मा रहती है। आत्मा आपके शरीर में इधर उधर चलती है, तब आपके शरीर में आत्मा रहती है, तभी आप इस देश में डेवलपमेंट कर सकते हैं, देश में भ्रमण कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं। अगर आपके शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर का जो खाली पुतला है वो मिट्टी के समान धरती में गिर जाता है। कुछ समय बाद मिट्टी में मिलकर आप उसको देख नहीं सकते, वो विलीन हो जाता है। तो हमें जातिवाद को छोड़कर केवल मानव धर्म को अपनाना चाहिए। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आप कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई ठाकुर नहीं, केवल मानव हैं। मानव धर्म को अपनाइए और अपने देश को आगे बढ़ाते जाइए। आजकल देख रहे हैं तरह तरह के बाबा निकल कर आ रहे हैं, तरह तरह के पाखंड फैला रहे हैं। देश में जनता को गुमराहित किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी इस पर बहुत तेजी के साथ एक्शन ले रही है कि बाबाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे देश में क्या होने वाला है? हमें सोचना चाहिए। अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए हमें अपने आप को आगे लाना चाहिए। हमें संविधान के नियमों का जो नियम है उनका पालन सही ढंग से अपने आप पर करना चाहिए, अपने समाज पर करना चाहिए, अपने प्रथम पाठशाला पर करना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी पर करना चाहिए, अपने कॉलेजों में करना चाहिए, अपने देश की गवर्नमेंट पर संविधान में लिखे हुए नियमों का पालन करना चाहिए। संविधान में जो नियम वर्णित किए गए हैं उन नियमों का प्रत्येक इंसान उन नियमों को लागू कर सकता है।
अगर गवर्नमेंट संविधान के नियमों के इंटरफेरेंस चल रही है तो आप संविधान में कुछ ऐसे नियम हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। संविधान में जो नियम वर्णित किए गए हैं उन नियमों के खिलाफ कोई भी जाता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि संविधान के प्रति कोई भी इंटरफेयर करता है तो आप सब मिलकर एक गणतंत्र बना के उस आदमी के प्रति, उस गवर्नमेंट के प्रति एक्शन अवश्य लें। तभी हमारा देश स्वतंत्र रहेगा, तभी हमारा देश फुल फ्रीडम डेज रहेगा, तभी हमारा देश गणतंत्र रहेगा। और उस यंत्र को कोई भी तोड़े, उस यंत्र को तोड़ने वाले को आपको तुरंत ही पकड़ना चाहिए। ये संविधान है। संविधान को बनाने में हमारे भीमराव अम्बेडकर को काफ़ी समय लग गया, काफ़ी भ्रमण किया, काफ़ी परेशानियां उन्होंने उठाई, तब जाके संविधान 1950 में अपने भारत में लागू हो पाया। तोड़ने के लिए कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी समाज हो, उन नियमों को बहुत जल्दी तोड़ देता है, परंतु नियमों को बनाने में काफ़ी समय लगता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इन नियमों को लिखने में लग गए। तो हमें भीमराव अम्बेडकर का उपकार हमेशा मानना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए भगवान हैं। हमें उन भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन अपने देश में करना चाहिए, अपने समाज में करना चाहिए, अपने आप पर करना चाहिए, अपनी प्रथम पाठशाला पर करना चाहिए। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप प्रोग्रेसिंग कर सकते हैं, तभी आप ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। तो हमें अपने आप को, अपने गणतंत्र को, अपने 26 जनवरी को याद करना चाहिए कि 26 जनवरी को किस तरह से लागू किया गया, अपने फ्रीडम डेज को, अपने आज़ादी के दिन को किस प्रकार से, किन नियमों से संवाहित किया गया। ये सब चीज़ हमें सोचना चाहिए, तभी हम अपने आप को कंटेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस की हिसाब से अपने आप को आगे अप्रोचिंग कर सकते हैं, अपने आप को आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने समाज को आगे डेवलपमेंट करने के लिए आगे अग्रसित कर सकते हैं। तो हम अपने आप में कभी भी संविधान के नियमों के इंटरफेरेंस बिल्कुल ना जाएं, ना दूसरों को जाने दें। कोई भी नेता मंत्री संविधान को तोड़ता है तो आपको उस नेता मंत्री या उस गवर्नमेंट के प्रति तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तभी आप अपने देश को बचा सकते हैं, तभी आप अपने समाज को बचा सकते हैं, तभी आप अपनी प्रथम पाठशाला को बचा सकते हैं, तभी आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारा देश जब गुलाम हुआ था तो हमारे देश में कोई नियम नहीं थे। जो भी तानाशाह आकर अपने देश में अपना झंडा आकर गड़ा देता था, तो उस समय ये संविधान नहीं था। इसीलिए यहाँ पर अंग्रेज आए, तरह तरह के बादशाह आए और अपने देश को लूट कर ले गए। तो हमें अब दोबारा किसी भी गवर्नमेंट को इस देश में फालतू का झंडा नहीं गाड़ने देना। जो संविधान के इंटरफेरेंस चल रहा है उस गवर्नमेंट को इस देश से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, उस तानाशाह को इस देश से तुरंत ही हटा देना चाहिए। जो संविधान के खिलाफ जा रहा है उसको अपने देश में रहने के लिए बिल्कुल जनता को हक नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा गढ़, सबसे बड़ा समूह हमारे देश की जनता है। जनता चाहे तो अपने संविधान को सही ढंग से रख सकती है, अपने देश के संविधान को आगे अप्रोचिंग कर सकती है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी नेता मंत्री इसमें इंटरफियर करता है तो आप उसके प्रति सही से एक्शन यूनिटेशन बनाकर ले सकते हैं। तो हमारे अपने देश में सही समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए
भीमराव अंबेडकर की जो प्रोग्रेसिंग है, भीमराव अंबेडकर का जो यंत्र है उसको सही ढंग से संकलित करके रखना चाहिए। उस यंत्र को कभी भी तोड़ने की कोशिश किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिसको बनाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। काफ़ी परेशानियों का सामना करने के बाद उस यंत्र को तैयार किया जाता है। अगर आप उस यंत्र को तोड़ देंगे तो आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, अपने देश को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमें एकता बनाकर रखना चाहिए, यूनिटेशन बनाकर रखना चाहिए। अपना फ्रीडम डेज, अपना गणतंत्र सही ढंग से आगे ले जाने के लिए अग्रसित होते रहना चाहिए और जो नियम हैं उन नियमों को गणतंत्र में सही ढंग से प्रभावित करके हमें अपने पगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हम अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हम यही कह रहे थे कि 26 जनवरी या फ्रीडम डेज कोई ऐसा वैसा त्यौहार नहीं है जिसे खाली आप एक पाखंड के रूप में ढोंग रच रहे हैं। आपको 26 जनवरी या फ्रीडम को उन नियमों के बारे में सोचना चाहिए। 26 जनवरी या फ्रीडम डेज या गणतंत्र दिवस हमें संविधान में लिखे हुए नियमों को सिम्बलाइजेशन कराता है, इंगित कराता है कि आप 1950 में इन संविधान में लिखे हुए नियमों का सही ढंग से पालन कर सकें। उसी समय से ये नियम लागू किए गए थे। आप खाली गणतंत्र दिवस में झंडे के नीचे खड़े होके फालतू की बकवास करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको संविधान में वर्णित नियमों का समावेश अपने हृदय में करना चाहिए, अपने दिमाग में करना चाहिए। जो संविधान में वर्णित नियम हैं उनको आपको 26 जनवरी के दिन याद कर लेना चाहिए और अगली आने वाली 26 जनवरी तक उन नियमों का पालन सही ढंग से अपने जीवन में, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने देश के ऊपर करते रहना चाहिए। तभी आप सही देश के एक पीपुल माने जाएंगे। अगर आप 26 जनवरी फ्रीडम डेज गणतंत्र दिवस को झंडे के नीचे खड़े होकर खाली पाखंड रच रहे हैं और संविधान में लिखे हुए नियमों का समावेश अपने हृदय में नहीं कर रहे हैं, अपने दिमाग में नहीं कर रहे हैं, तो आप झंडे के नीचे खड़े होने लायक नहीं हैं। आपको तिरंगे के नीचे खड़े हुए भीमराव अंबेडकर के नियमों का पालन अपने करने का तरीका अपने दिमाग में आना चाहिए। तभी आप 26 जनवरी फ्रीडम डेज गणतंत्र दिवस को मनाने के हकदार हैं। अगर आप संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान के इंडिफरेंस जा रहे हैं, तो आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या फ्रीडम डेज में सम्मिलित होने का कोई हक नहीं है। आप फ्रीडम डेज से इंडिफरेंस हैं, संविधान के अलग चल रहे हैं, तो आप एक मानव नहीं हैं। आप अपने देश को बहुत पीछे ले जाने वाले एक राक्षसी रूप का पुतला हैं। तो हमें अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए झंडे के नीचे खड़े होकर फ्रीडम डेज को मनाते समय, गणतंत्र दिवस को मनाते समय, 26 जनवरी को मनाते समय संविधान में लिखे हुए नियमों का समावेश अपने दिमाग में सही ढंग से कर लेना चाहिए और संविधान में लिखे नियमों का पूरी तरह से अपने देश पर, अपने आप पर, अपने समाज पर, अपने परिवार पर, अपनी प्रथम पाठशाला पर, अपने किसी भी जगह पर आप संविधान में लिखे हुए नियमों के हिसाब से कार्य करेंगे। तभी आप देश में रहने वाले
स्वच्छ नागरिक हैं। नागरिकता यानी संविधान में जितने भी नियम हैं वो सब मानव के ऊपर लागू होते हैं, कानून के ऊपर लागू होते हैं। आपको इन सब नियमों को सही ढंग से पढ़ लिख कर उनको सही ढंग से कंटेस्ट कर लेना चाहिए। जो संविधान के नियम हैं उन्हें समवाहित अपने हृदय में पूरी तरह कर लो, तभी आप 26 जनवरी फ्रीडम डेज गणतंत्र दिवस मनाने के हकदार हैं। खाली आप झंडे के नीचे खड़े होकर उसके हरे सफ़ेद केसरिया और चक्र को देखने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप झंडे के नीचे खड़े हुए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो झंडा है उसमें कितने कलर होते हैं, केसरिया रंग का कार्य क्या है, सफ़ेद रंग का कार्य क्या है, ग्रीन हरे रंग का कार्य क्या है, इसके बीच में चक्र है उसका कार्य क्या है। हमारा जो झंडा है उसको आप देखते हैं, केसरिया रंग का जो रंग होता है वो हमारे लिए शांति का प्रतीक है। संविधान में शांति के भी नियमों को लागू किया गया है। तो हमें संविधान में लिखे हुए कुछ ऐसे नियम हैं जहाँ पर लड़ाई दंगे हो रहे हों, आदमी आपसी फूट में लड़ रहा हो, वहाँ पर भी नियम लागू किए जा सकते हैं। तो संविधान में जो झंडे के भी जितने भी झंडे के कलर हैं, चक्र हैं, उन सब कलर के ऊपर नियम को लिखित संविधान में भीमराव अंबेडकर ने वर्णित कर रखा है। तो हमें सही से झंडे का जो केसरिया रंग में बता रहा था वो शांति का प्रतीक है। आप झंडे के बीच में देखते होंगे सफ़ेद कलर है। सफ़ेद कलर हमारे लिए फेयरनेस श्राउड, क्लीननेस, स्वच्छता का प्रतीक है। यानी कोई भी आपने देखा होगा कि जो अच्छे वास्तविक ऋषि मुनि हैं, जो सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं, जंगलों में बसेरा लेते हैं, कभी गांव में नहीं घूमते हैं, कभी शहरों में नहीं जाते हैं, कभी इधर उधर भ्रमण नहीं करते हैं, वो जंगल में रहते हैं, तो वह केवल ईश्वर शक्ति से अपने शरीर का जीवन निर्वाह करते हैं। वह एक शांति का प्रतीक है, केसरिया रंग का प्रतीक है। आजकल के बाबा आप देख रहे हैं केसरिया रंग का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे झंडे में जो केसरिया रंग है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, केसरिया रंग के कपड़े पहनकर रोड पर जातिवाद को लेकर धरना प्रदर्शन पर घूम रहे हैं, यानी शांति नहीं फैला रहे हैं। वो अपने देश में लड़ाई दंगे, करप्शन, लूटमार में केसरिया रंग को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे झंडे का अपमान कर रहे हैं। तो हम वही कहेंगे कि केसरिया रंग के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो आपके अंदर शांति होनी चाहिए। आपको देश के अंदर शांति को लाना चाहिए। आपको देश के अंदर हर मानव के अंदर जातिवाद को छोड़कर शांति का अनुभव कराना चाहिए। तभी आप वास्तविक ऋषि मुनि हैं, तभी वास्तविक सत्संगी हैं, तभी वास्तविक कथावाचक हैं। आप केसरिया रंग का दुरुपयोग ना करें। आप केसरिया रंग पहनकर देश में फालतू का जातिवाद फैला रहे हैं तो आप केसरिया रंग को पहनने लायक नहीं हैं। तो झंडे का अपमान करना छोड़ दें। आप देख रहे हैं बीच में सफ़ेद कलर है। सफ़ेद कलर स्वच्छता का प्रतीक है। फेयरनेस श्राउड, यानी हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर से आत्मा निकल जाती है, फिर हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहती है। तब हमारे शरीर को फेयरनेस श्राउड यानी कफन में, सफ़ेद कफन में लपेटकर शमशान घाट में ले जाया जाता है। यानी हमारा शरीर निरोग है, हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं है। तभी हमारे शरीर को सफ़ेद कपड़े में, यानी झंडे के बीच में सफ़ेद रंग है, उस सफ़ेद कपड़े में लपेटकर शमशान घाट में ले जाकर हमारे शरीर को जलाया जाता है, यानी हम निरोग हो गए हैं।
बीच में झंडे के आप चक्र देख रहे हो, चक्र किसका प्रतीक है, चक्र किसका सिंबलाइजेशन है। चक्र चक्र कहता है कि आप 24 घंटे, यानी चक्र के बीच में 24 तीलियां हैं, वो 24 तीलियां एक घेरे में एक रिंग के अंदर फंसी हुई हैं। तो वो जो तीलियां हमारे लिए क्या सिंबलाइजेशन देती हैं, वह तीलियां 24 तीलियां होती हैं। 24 घंटे हमें अपने आप में वर्क डिवर्सन में रहना चाहिए, अपने आप को 24 घंटे आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, 24 घंटे अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, 24 घंटे अपने परिवार को आगे बढ़ाने में सोचना चाहिए, 24 घंटे अपने आप को कंटेस्ट करके डेवलपमेंट अपने देश को करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये 24 तीलियां हमें 24 घंटे वर्क करने के लिए गाइडलाइंस करती हैं। ऊपर से तीलियों का रिंग है, साइकिल्स है, वो साइकिल्स हमें इनोटेशन को दर्शाता है, यानी जो तीलियां उस साइकिल में फंसी हुई हैं, जिस प्रकार से अभिमन्यु एक चक्रव्यूह के अंदर था, ठीक उसी प्रकार से हमने चक्रव्यूह को के अंदर बाहर से तीलियां चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। आप वो गिरोह है, उस गिरोह को हमें नहीं तोड़ने देना चाहिए, उस चक्र को तोड़ना नहीं है। तो हमें एक इन्विटेशन बनाकर रखना चाहिए, एक चक्र बनाकर रखना चाहिए, जिससे हमें दोबारा कोई भी देश हमारे देश पर अटैक ना कर सके, दोबारा कोई भी बाहर का विदेशी हमारे देश में आकर बसेरा ना ले सके, दोबारा कोई भी अंग्रेज हमारे देश में आकर देश की फ्रीडम में इंटरफियर ना कर सके। अपने देश में इन्विटेशन बनाकर रहना चाहिए। तो आप रिंग बनाकर रहेंगे, एक साइकिल बनाकर रहेंगे, तो हमारे देश में कोई भी बाहरी अटैक्शन नहीं हो पाएगा। लास्ट में है ग्रीन कलर, हरा रंग। हरा रंग हमारे देश की हरियाली को दर्शाता है, यानी हमारा देश हरा भरा रहना चाहिए, हमारे देश में धरती हरी भरी रहनी चाहिए, हमारे देश में पॉल्यूशन बहुत कम होना चाहिए, हमारे देश में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हमारे देश पूरी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे देश में वायुमंडल के अंदर ओजोन परत कभी खराब नहीं होना चाहिए, हमारे देश में अधिक से अधिक धरती पर हरे भरे पौधे लगे होना चाहिए, जो पौधे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हों। अधिक से अधिक आप पौधे लगाएंगे तो आपको सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं। अगर आप अधिक से अधिक पौधे काटेंगे, हमारे देश के झंडा जो हरा कलर है, उस झंडे का सिंबलाइजेशन धरती है, हरी वाली हरियाली है, उस हरियाली को आप ख़त्म कर देंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपका वायुमंडल खराब हो जाएगा, तो आप इस धरती से जल्दी विलुप्त हो जाएंगे, आपकी जल्दी मौत हो जाएगी। तो हमें अपने देश को हरा भरा रखना चाहिए, पौधों से संग्रहित करना चाहिए, पौधों अधिक से अधिक पौधे लगाकर अपने देश को हरियाली रहित बना देना चाहिए, जिससे हमारा देश में किसी भी इंसान को कोई भी बीमारी का सामना करना ना पड़े। तो झंडे के जितने भी कलर हैं वो किसी ना किसी सिंबलाइजेशन का गाइडलाइंस हैं। तो हमें इन सब नियमों से, इस झंडे से कुछ सीख लेनी चाहिए, तभी आप अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने देश की वायुमंडल को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश में अधिक से अधिक पौधों को, ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं, अपने देश की ओजोन परत को ठीक कर सकते हैं। तो हम अपने आप में अगर लूज मोशन बनाकर रहेंगे, यूनिटेशन नहीं बना पाएंगे, तो हमारे देश को कोई भी गुलाम बना देगा, कोई भी बाहर का विदेशी आकर फिर दोबारा इस देश में बसेरा ले लेगा, कोई भी गवर्नमेंट इस देश में फालतू के नियम लागू करके जनता को परेशान करना शुरू कर देगी। तो हमें संविधान में वर्णित नियम सभी को मालूम होना चाहिए, हर बच्चे को, छोटे से लेके जवान तक सभी को संविधान के नियमों का जानकारी होनी चाहिए। हम परिवार के जो प्रथम पाठशाला के सदस्य हैं उनसे यही कहेंगे कि अपने बच्चों को संविधान के नियम का पूरा पालन करना सिखा दें, जिससे वह कहीं भी विदेश में या बाहर जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो पाए। जीवन लक्ष्य, जीवन की लाइफ स्टाइल, जीवन का मोटिवेशन
एक हमारा भारतीय संविधान है, भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ एक रचित राम गाथा का एक अंग है जो हम पर लागू होता है। यानी गणतंत्र का एक यंत्र है जो भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ है। उस भीमराव के बनाए हुए यंत्र को हमें सही ढंग से सुरक्षित प्रोटेक्शन के रूप में अपने हृदय में, अपने दिमाग में उतार लेना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि हम सबको मिलजुल कर नियम का प्रयोग अपने देश पर, अपने आप पर, अपने समाज पर, अपनी प्रथम पाठशाला पर सही ढंग से करना चाहिए। तभी आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने बच्चों को झंडे के नियमों का, झंडे के जो कलर हैं उन कलर के बारे में बताएं कि इन सब कलर का क्या अभिप्राय है। ये झंडे में जो कलर दिए हैं ये किसका सिंबलाइजेशन है। आप बच्चों को इन सब की जानकारी देंगे, दिशा निर्देश करेंगे तो बच्चों को दिमाग में अपने देश का सिंबलाइजेशन पूरी तरह से फ्रीडम डेज पर याद रहेगा। तो आपको वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दी है उस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों के पास फैलाएं। 26 जनवरी फ्रीडम डेज या गणतंत्र दिवस आप सही ढंग से मनाएं। झंडे के नीचे खड़े होके अपने दिमाग में, अपने आंतरिक शक्ति से संविधान के नियमों को अपने हृदय में सही ढंग से उतारें। तभी आप फ्रीडम डेज के हकदार हैं, तभी आप 26 जनवरी के हकदार हैं, तभी आप गणतंत्र दिवस के हकदार हैं। अगर आप संविधान के नियमों को अपने दिमाग में, अपने हृदय में सही ढंग से नहीं उतार रहे हैं तो आप इसके हकदार नहीं हैं।